नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी 5 राज्यों में चुनावी नतीजों की, हार जीत पर नेताओं के बयान की। जानेंगे यूपी में सपा ने कैसे तोड़ा बीजेपी का सपना, गोवा में किसकी वजह से कांग्रेस के हाथ को मिली हार, और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में मिटती कलह की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने छात्रों को दी राहत। बजट में राज्य के युवाओं को स्थानीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क, सरकार ने लिया फैसला। पंजाब फतह के बाद अब गुजरात और हिमाचल पर आपकी नजर। जीत से उत्साहित हिमाचल प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष अनूप केसरी बोले, आप हिमाचल प्रदेश में इतिहास बनाएगी। मोदी के घर गुजरात में चुनौती देने की तैयारी। भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों को फिर से मिलेंगे बेडरोल और कंबल। कोविड-19 के कारण बंद हुई थी सेवाएं। तेजी के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 844 अंकों की तेजी के साथ 55,491 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 251 अंकों की तेजी के साथ 16,596 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में जनता जनार्दन ने अपनी नई सरकार चुन ली है। 5 राज्यों के नतीजों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। ये नतीजे बताते हैं कि यूपी में फिर योगी राज। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने बचाई सरकार, लेकिन विपक्ष को मिली हार। मगर पंजाब में आपने ऐसी झाड़ू मारी कि सत्तारूढ़ दल साफ हो गया। सपा से लेकर कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए ये नतीजे निराशाजनक साबित हुए हैं। यूपी में योगी राज, उत्तराखंड में बची बीजेपी की सरकार, गोवा में बीजेपी के सिर सजा जीत का ताज, मणिपुर में भी कमल ने बचाई लाज। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने एक बार फिर जबरदस्त जीत हासिल की है। जबकि पंजाब के चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी ऐसी झाड़ू चलाएगी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस औंधे मुंह गिर जाएगी। दिल्ली के बाद केजरीवाल ने पंजाब में भी कमाल कर दिया और बम्पर जीत का इतिहास रच दिया। अब राज्यों के नतीजों पर गौर करें तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर जीत के इतिहास को दोहराया है। यूपी में बीजेपी ने 250 सीटों का आंकड़ा पार किया है, जबकि पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते हुए सपा 130 के पार चली गई। वहीं बीएसपी महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। विपक्ष के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यूपी के साथ साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में भी जीत का इतिहास दोहरा दिया। पहाड़ी राज्य में पार्टी को 45 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 20 सीटों के नीचे सिमट कर रह गई। गोवा में भी बीजेपी ने अपनी लाज बचा ली और बहुमत के आंकड़े को छू गई। अब बात करें मणिपुर की, तो पूर्वोत्तर राज्य में भी पार्टी की प्रतिष्ठा बच गई। इन चारों राज्यों में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे पंजाब से सामने आए, जहाँ आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 92 सीटों पर जीत मिली, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस 18 सीटों पर ही सिमट गई। ये नतीजे आपको गदगद करने वाले हैं, जिससे सीएम केजरीवाल बेहद खुश हैं, जबकि कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाई हुई है। इन नतीजों के बाद न केवल सीएम चन्नी के सियासी भविष्य पर सवाल है, बल्कि सिद्धू, अमरिंदर और बादल परिवार की प्रतिष्ठा भी खतरे में है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पंजाब में अब नई सियासत की शुरुआत होगी, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की चलेगी। ये नतीजे साफ तौर पर विपक्ष के खराब प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जिस पर मंथन की खासा जरूरत है। अब नतीजे तो पूरी तरह से साफ हो गए हैं, जिसके बाद कई चेहरे खिले हुए हैं तो कोई मुरझा गया है। खासकर विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि 4 राज्यों में एक बार फिर कमल खिला है। इसलिए जहां बीजेपी के नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता मन ही मन हार की वजह तलाश रहे हैं। तो नतीजों के बाद क्या रही सियासी प्रतिक्रिया, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में हुए चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और बीजेपी 4 राज्यों में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। बीजेपी की जीत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए, जिन पर चर्चा होती रहेगी। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत ने कांग्रेस की विफलता पर पार्टी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। नतीजों पर अब नेताओं के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी सहित 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार पर कहा है कि हमें विनम्रता से हार स्वीकार है और इस हार से सीख लेंगे। कांग्रेस ने इन चुनावों में पंजाब की सत्ता भी गंवा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का गेम शुरू हो गया। आपको 93 सीटों पर जीत मिलने और कांग्रेस के 17 सीटों पर सिमटने पर रणदीप सुरजेवाला ने हार के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक पंजाब के सीएम रहे और जनता उनसे नाराज थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मिली शानदार जीत पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने साबित कर दिया कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, बल्कि मैं सच्चा देशभक्त हूं। कांग्रेस की हार से शिवसेना नेता संजय राउत भी हताश हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। पंजाब में लोगों को एक और विकल्प मिला है और आपको चुना है। भाजपा की जीत उनके चुनाव प्रबंधन की भी जीत है। गोवा में नतीजों से पहले तक कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने निराशा जताई है। तो वही बीजेपी में जश्न का माहौल है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी में बीजेपी की जीत को राष्ट्रवाद की जीत करार दिया है। बीजेपी के नेताओं का खुशी जाहिर करना लाजमी है, क्योंकि ये जीत ही इतनी बड़ी है। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी एक बार फिर बीजेपी अग्निपथ को पार कर विजय पथ की तरफ बढ़ गई। लेकिन जिस 300 पार का नारा पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी लगा रहे थे, वो नारा अधूरा रह गया, क्योंकि सपा की साइकिल भले ही सत्ता की दहलीज को ना लांघ पाई हो, लेकिन वो बीजेपी की जीत का नया रिकॉर्ड बनाने में, उसे रोकने में कामयाब जरूर हो गई। जीत के लिए बजते ढोल, थाप पर नाचते कार्यकर्ता, खिलखिलाते कार्यकर्ताओं के चेहरे। कहीं जीत के लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं गले मिलकर बधाइयां दी जा रही हैं। ये तस्वीरें बीजेपी की उस खुशी को बयां कर रही हैं जो उसे देश के सबसे बड़े सूबे में जीत हासिल करके मिली है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद इतिहास को दोहराते हुए यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल की है। 3.5 दशकों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई हो। इससे पहले साल 1980 और 85 में कांग्रेस ने सियासी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखा था, लेकिन इस बार बीजेपी अपना नाम उकेरने में कामयाब हो गई है। मगर ये जीत अधूरी है, क्योंकि पार्टी 300 के पार नहीं जा पाई। इस बार भी सपा भले ही हार गई हो, लेकिन उसकी साइकिल ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे डाली। 47 सीटों वाली समाजवादी पार्टी अब 120 के करीब पहुंच गई है। सपा के वोट शेयर में 10% का इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता गदगद हुए जा रहे हैं। मगर इस जीत में बड़ा हाथ बीजेपी के नेताओं का नहीं, बल्कि बीएसपी का है। चुनावी नतीजों को लेकर चुनावी गलियारों में चर्चा चल रही है कि बीएसपी के घटते वोट शेयर का फायदा बीजेपी को मिला है। राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि बीएसपी ने चुनाव में पूरा जोर नहीं लगाया, जिसकी वजह से उसका वोट बैंक छिटक गया और इस बार दलित का दिल जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। ये नतीजे जहां बीजेपी के लिए खुश करने वाले हैं, तो वहीं हार के बावजूद सपा को भी ताकत देने वाले हैं, क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार सपा के गठबंधन को कहीं ज्यादा सीट हासिल हुई हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 5 साल पहले अखिलेश ने राहुल के संग जो गठबंधन बनाया था, वो 100 सीटें भी पार नहीं कर पाया था। मगर इस बार के आंकड़े बताते हैं कि जयंत और अखिलेश की जोड़ी भले ही ना जीती हो, लेकिन बीजेपी को जीत का नया रिकॉर्ड बनाने से जरूर रोक दिया। ये नतीजे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब की बार सदन में बीजेपी को सपा और भी कड़ी टक्कर देगी। यूपी में बीजेपी सपने तो 300 पार जाने की देख रही थी, लेकिन सपा ने भी उसे पछाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन नतीजों से भले ही बीजेपी खुश हो, लेकिन उसे सीटें कम होने के लिए आत्ममंथन तो जरूर करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हार की वजह तलाशने की जरूरत कांग्रेस को भी है, क्योंकि पंजाब में उसे तगड़ी हार मिली है। पिछले चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली कांग्रेस इस बार 20 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई। पंजाब में आज 117 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों में आम आदमी पार्टी की सरकार तय हो गई है। आप में जहां खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस के अंदर मायूसी दिख रही है। कांग्रेस के अंदर अब ब्लेम गेम शुरू हो गया। पंजाब में कांग्रेस की स्थिति का जिम्मेदार सिद्धू और चन्नी को बताया जा रहा है। इसके अलावा खडूर साहिब से कांग्रेसी सांसद जसबीर डिम्पा ने सीधे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माखन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की हालत के लिए यही दोनों नेता जिम्मेदार हैं। सांसद ने दोनों पर नोट के बदले टिकट देने का गंभीर आरोप लगा दिया। डिम्पा ने कहा कि अंदरूनी लड़ाई, अनुशासनहीनता, टिकट के बदले नोट, वर्करों के दूर होने के साथ नेताओं के अहंकार ने पंजाब में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस हाईकमान को टिकट अलॉटमेंट को रिव्यू करना चाहिए। बता दें कि सिद्धू हमेशा अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते नजर आते हैं। यहां तक कि उनका कहना था कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। पार्टी की अंतरकलह के चलते ही पंजाब में कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। इतना ही नहीं, चुनाव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी काम नहीं आया। यानी आखिरी समय में सीएम बदलने का जो निर्णय कांग्रेस ने लिया था,
उसे कोई फायदा पहुंचता नहीं दिखाई दिया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था, जो दलित समाज से आते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई दांव नहीं चल पाया और पंजाब में सत्ता पलटने का इतिहास बरकरार रहा। जबकि 2012 में अकाली दल ने सत्ता रिपीट की थी। माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस भी सत्ता रिपीट करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस के हाथ को मिली हार उसके सियासी भविष्य पर सवाल खड़ा करती है। अब देखना होगा कांग्रेस कैसे अपने हाथ की लकीरों में जीत लिख पाती है। वैसे यह हार का सिलसिला तो उत्तराखंड में मौजूदा सीएम के साथ भी चल रहा है, जो इस बार भी जारी रहा। पहाड़ी राज्य में भले ही बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन ये जीत का जश्न फीका है, क्योंकि जिस चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा गया वो दिग्गज नेता ही चुनाव हार गया। उत्तराखंड का सियासी इतिहास बताता है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने जीत हासिल कर उस इतिहास को तो बदल दिया, मगर वो जीतकर भी हार गई, क्योंकि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो दिग्गज नेता ही हार गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी का कमल खिलाते खिलाते खुद मुरझा गए। खटीमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि अपनी साख बचाने के साथ साथ कांग्रेस की नाक भी बचा ली। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में सीएम के चेहरे को हार मिली हो। इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 2012 में सीएम रहते हुए भुवन चंद्र खंडूरी को हार मिली थी, जबकि 2017 में हरीश रावत सीएम रहते हुए खुद की प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाए थे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही पटकथा लिखी गई है और इतिहास के पन्नों में हारने वाले सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम भी दर्ज हो गया। इस हार की वजह को तलाशें तो सीधे सीधे बीजेपी के फैसले कटघरे में खड़े होते हैं, क्योंकि मात्र 10 महीने के अंदर पार्टी ने 3 बार सीएम के चेहरे को बदला। पहले हार के डर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, फिर तीरथ सिंह रावत को मौका दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतार दिया। उनके कंधों पर पार्टी की साख बचाने की चुनौती थी, जिसमें वो उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के हाथों गच्चा खा गए। अब इस हार के बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन बनेगा उत्तराखंड का सीएम? क्या बीजेपी नए चेहरे पर लगाएगी दांव या फिर तजुर्बे को देगी तवज्जो? इन सवालों के जवाब से तो कुछ दिनों बाद पर्दा हटेगा, लेकिन उससे पहले अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी में घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि जब जब कुर्सी की बात आती है तब तब कलह होती है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे कलह को दूर कर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाती है। उत्तराखंड में कौन बनेगा सीएम ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तय करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। वैसे चुनौती तो इस वक्त गोवा में कांग्रेस के सामने बनकर ममता और आम आदमी पार्टी भी बनकर आए थे, जिसकी वजह से हाथ को हार मिली और एक बार फिर बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने का मौका मिल गया। आज सुबह से जैसे जैसे ईवीएम खुलती गई, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कैंप में निराशा बढ़ती गई। पार्टी को गोवा और उत्तराखंड में सरकार बनाने का भरोसा था, लेकिन विपक्षी वोटों के बंटवारे ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गोवा में 33% मतों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल होते दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25% मत आए हैं। कांग्रेस को 2017 के मुकाबले सीट और वोट दोनों का ही नुकसान हुआ है, यानी बीजेपी अपने खाते में अतिरिक्त वोटों को जोड़े बिना ही बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचती दिखाई दे रही है। दरअसल गोवा में टीएमसी गठबंधन और आप के बीच में बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। टीएमसी गठबंधन को 13 और आप को 7% के करीब वोट मिला है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर मात्र 8% का रहा। टीएमसी गठबंधन और आप ने बीजेपी विरोधी वोट के नाम पर कांग्रेस के किले में ही सेंध लगा दी। इससे पहले तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि गोवा में बीजेपी से 2/3 लोग नाराज हैं और उसका जीतना बेहद मुश्किल है, लेकिन बीजेपी विरोधी वोट कई हिस्सों में बंट जाने के चलते बीजेपी 33% वोटों के साथ भी सरकार बनाते दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में मिटती कलह की। कांग्रेस में लंबे वक्त से सीएम अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच अनबन है, लेकिन यह अनबन अब सिमटती हुई नजर आ रही है। नाराज पायलट को मनाने के लिए सीएम गहलोत दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पुरानी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा गहलोत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गहलोत और पायलट गुट की खींचतानी अब थोड़ी कम होती दिख रही है। हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान सीएम गहलोत के साथ मुलाकात और बातचीत के बाद प्रदेश में सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने अपने आवास पर आए नागरिकों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट को लेकर उस दौर का जिक्र किया जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और सचिन पायलट मंत्री बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने कहा कि
पार्टी ने मंत्री बनाने के लिए मुझसे कई नाम मांगे थे। मैंने केंद्रीय नेतृत्व को उस समय मीणा समाज से नमो नारायण मीणा का नाम दिया था, लेकिन मेरा मानना था कि गुर्जर समाज से भी कोई मंत्री बनना चाहिए, इसलिए मैंने सचिन पायलट के नाम की सिफारिश की। गुर्जर समाज से सचिन पायलट का नाम दिया था। बाद में सचिन पायलट का फोन मेरे पास आया था। सचिन पायलट ने मुझसे मंत्री बनाने के लिए मदद करने का आग्रह किया था। मैंने उनसे कहा कि मैंने बिना आपके कहे ही आपके नाम को बढ़ाया है और कभी इस बात की किसी से चर्चा नहीं की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच लंबे समय से खींचतान जारी है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के इस बयान से ये साफ साफ पता चल रहा है कि गहलोत सचिन पायलट को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ नहीं है। पुरानी बातें वापस उठाने का मतलब तो यही नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत दोनों गुटों के बीच एक बार फिर से सुलह करना चाहते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।